पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है और उसका वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके अंदर लोड कनेक्टेड नहीं होता है। देखिए, जिस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से लोड कनेक्टेड नहीं होता है उसी को हम मतलब जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन सर्किटेड होती है या फिर जिसका सेकेंडरी करंट ही ज़ीरो होता है, उसको हम नाम देते हैं ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड का। जैसा कि हमने एक ट्रांसफार्मर मान लिया जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और वो ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्टेड है और उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो यहाँ पर हमने ओपन सर्किट छोड़ दिया। ये देखिए, इस प्राइमरी वाइंडिंग में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है जिसकी वजह से एक करंट यहाँ पर फ्लो होगा जिसका नाम दे दिया हमने आई नॉट। प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगा आई नॉट, देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग तो कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, यहाँ पर एक ही करंट फ्लो होगा, वो होगा आई नॉट। इस आई नॉट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और एक होता है वर्किंग कंपोनेंट। देखिए, आई नॉट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और एक होता है वर्किंग कंपोनेंट। इसको हम नाम देते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, इसको हम नाम देते हैं वर्किंग कंपोनेंट। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है उसको हम रिएक्टिव या वॉटलेस कंपोनेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपकी पावर को यूज़ नहीं करता है और ये वाला जो कंपोनेंट है ये फ्लक्स को, प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स को जनरेट करने के काम में आता है। इसका मतलब ये फ्लक्स के साथ फेज में होता है, ये फ्लक्स के साथ फेज में होता है। जबकि जो सेकेंडरी दूसरा जो आपका कंपोनेंट है ये आपका वर्किंग कंपोनेंट होता है, ये आपका एक्टिव या वॉटफुल कंपोनेंट भी कहलाता है। ठीक बात है, ये आपका एक्टिव कंपोनेंट कहलाता है। इसका मतलब कि ये जो है ये वोल्टेज के साथ फेज में होता है और ये आपका हिस्टैरिसीस लॉसेज या एडी करंट लॉसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब ये आपका वर्क पावर को कंज्यूम करता है, ये आपकी मेन पावर को कंज्यूम करता है, ये आपकी कोई पावर को कंज्यूम नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स को जनरेट करता है। ये आपके हिस्टैरिसीस लॉसेज या एडी करंट लॉसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब उनको कंपनसेट भी करता है, ये कंपनसेट करता है उनको। इस वजह से यहाँ पर दो कंपोनेंट हमने शो किए हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर में तो साफ साफ आई नॉट होता है, वहाँ पर कोई कंपोनेंट्स नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पर लॉसेज नहीं होते हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आई म्यू जो होता है वही आई नॉट होता है। वहाँ पर ये वाला कंपोनेंट नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर लॉसेज नेग्लिजिबल या बिल्कुल भी नहीं होते हैं, वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था, जबकि ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है। देखिए, अगर हम आगे बात करें तो जो आई नॉट है वो रेटेड करंट का 3 से 5% तक काम करता है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो फेज़र डायग्राम किस तरीके से बनेगा अपने नो लोड ट्रांसफार्मर का। देखिए, फेज़र डायग्राम बनाने के लिए हमको सबसे पहले तो ये पता है कि यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है जिसका V1 हमने जिसको नाम दिया है। अब ये जो वोल्टेज सोर्स है इससे जो इससे अब यहाँ पर देखिए, हमको पता है कि यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पर जो है वो फाई एम है। जैसा कि आइडियल ट्रांसफार्मर में हमने पढ़ा था कि V1 इधर होता है, फाई एम इधर होता है। अगर वहाँ पर आइडियल ट्रांसफार्मर बात करें तो जो आई नॉट है वो यहाँ पर होगा, मतलब फाई एम के फेज में। लेकिन यहाँ पर आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है, यहाँ पर दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट जैसा कि हमने बताया कि आई डब्ल्यू है जो कि V1 के फेज में है, दूसरा कंपोनेंट है वो हमारा आई म्यू है जो कि फाई एम के फेज में है, मतलब ये फाई एम को जनरेट कर रहा है, फ्लक्स जनरेट करने के काम में आ रहा है। अब यहाँ पर एक, अगर हम इन दोनों का फेज़र सम ले लें तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल करके आएगी वो निकल करके आएगी आई नॉट। ये जो आई नॉट है ये आपका प्राइमरी करंट होगा और जो V1, ये V1 से जो है वो 5 डिग्री लैग करेगा। अब देखिए, आपको ये पता है कि E1 जो है, जो 5 एम की वजह से जो EMF जनरेट होगा फर्स्ट वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग में, वो आपका इक्वल होगा V1 के और अपोजिट होगा V1 के। ये आपका लेंज लॉ की वजह से होगा। लेंज लॉ हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये अपने कॉज का अपोज करता है। चूंकि E1 जो है वो इनडायरेक्टली V1 से ही जनरेट हो रहा है तो ये V1 का अपोज करेगा और ये V1 के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर E2 भी होगा, E2 जो है वो भी 5 एम की वजह से ही जनरेट होगा, लेकिन वो E1 से थोड़ा सा मैग्नीट्यूड में कम होगा। वो क्यों होगा अभी हम आपको बताते हैं।
अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले हमको पता है कि फाई इज इक्वल्स टू 5m साइन ओमेगा टी, ये हमारा फ्लक्स है, मेन फ्लक्स है। अब जो E1 है प्राइमरी वाइंडिंग का जो EMF है वो होगा, ये हमने EMF इक्वेशन से डायरेक्ट इक्वेशन उठाई है, आप वो वाला लेक्चर पढ़ के देख के यहाँ पर आ सकते हैं और आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि इक्वेशन कैसे डिराइव हुई है। अब देखिए ये होगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये देखिए इसको हम पहली इक्वेशन का नाम देते हैं, इसको हम दूसरी इक्वेशन का नाम देते हैं। और यहाँ पर जो E2 है ये सेकेंडरी वाइंडिंग का EMF हो जाएगा और ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब देखिए इन तीनों इक्वेशन से आपको ये पता लग रहा है कि E1 और E2 जो हैं वो फाई से लैग कर रहे हैं 90 डिग्री, ऐसा जैसा कि हमने फेजर डायग्राम में देखा कि 90 डिग्री लैग करेगा। ये देखिए फाई एम यहाँ पर है और E1 और E2 यहाँ पर है, ये दोनों 90 डिग्री लैग करेंगे फाई एम से, यही हमने यहाँ पर देखा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि वोल्टेज रेशो और टर्न्स रेशो की वजह से जो EMF है E2, ये E1 T2 ओवर T1 बन जाएगा। और यहाँ पर जो T1 और T2 है इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का नाम देते हैं, जो कि E से डिनोट किया जाता है। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है और इसी के यहाँ पर डिवाइड में आने की वजह से E1 से लैग करेगा E2, मतलब थोड़ा मैग्नीट्यूड में कम होगा यहाँ पर इसकी वजह से। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद अगर हम फेज़र डायग्राम पर फिर से ध्यान दें तो हमको ये पता है कि जो आई नॉट है उसका एक कंपोनेंट तो हो गया IW और दूसरा कंपोनेंट हो गया आई म्यू। अब देखिए जो आई नॉट है इसको हम ये लिख सकते हैं कि इस IW को हम लिख सकते हैं आई नॉट कॉस फाई, ठीक बात है। और इस कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं आई म्यू को आई नॉट साइन फाई। यहाँ पर आप फाई नॉट लगा लीजिए क्योंकि हमने एंगल को फाई नॉट लिया है, ठीक बात है ना। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई। इस आई नॉट को अगर इधर पुश करेंगे तो आप इसको आई नॉट कॉस फाई नॉट लिख पाएंगे और यहाँ पर पुश करेंगे तो आप इसको आई नॉट साइन फाई नॉट लिख पाएंगे। अब देखिए अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो मुझे ये पता लगेगा कि आई नॉट जो है वो मेरा अंडर रूट ऑफ IW स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर आ जाएगा। दूसरी बात कि आपको यहाँ से कॉस फाई नॉट जो कि आपका पावर फैक्टर कहलाता है उसको निकालना है, तो आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं IW अपॉन आई नॉट, यहाँ पर आपको ये भी पता लग जाएगा। तीसरी बात अगर मैं यहाँ पर कोर लॉसेस की बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं कोर लॉसेस की बात करूँ तो मैं यहाँ पर ये देख सकता हूँ कि जो कोर लॉसेस होंगे वो मेरा V1 इंटू आई नॉट कॉस फाई नॉट, जैसा कि मुझे पता है कि जो कोर लॉसेस होते हैं वो मेरा IW जो कंपोनेंट था उसकी वजह से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसकी वजह से होने वाले लॉसेस ही कोर लॉसेस होते हैं। और यहाँ पर जो आई नॉट कॉस फाई नॉट है इसको ही मैंने नाम दिया था IW का, तो यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ V1 IW वॉट, ठीक है। और जो रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर्स की बात का अगर हम कर ले तो वो डिनोट होंगे V1 आई नॉट साइन फाई नॉट, जो फ्लक्स को जनरेट करने के काम में आ रहे हैं। और इस वाले कंपोनेंट को हम रिप्लेस करते हैं V1 आई म्यू से वोल्ट एम्पियर, ठीक बात। आपको यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इस